वालेकुम, मैं हूँ कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कोक फार्म बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। जी जी। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में कोक फार्म बनाना चाहता है, तो इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो आज का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा है और इसमें रियली हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। शुक्रिया तो सर। वेरी गुड आज के टॉपिक के लिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी भाई यहाँ पर कॉ फार्म बनाना चाहता है या गोट फार्म बनाना चाहता है, तो इस हवाले से आज की जो वीडियो बहुत अहम होगी। उसमें हम बात करते हैं कि कॉ फार्म का यहाँ पर स्कोप क्या है। आप देखते हैं कि अज़रबैजान के बॉर्डरिंग कंट्री है टर्की और इसके साथ रशिया है, ठीक है, और साथ ही साथ ये इसको यूरोप का गेटवे कहा जाता है। तो अज़रबैजान में ज़मीनें बहुत सस्ती हैं और यहाँ पर लेबर भी जो है वो बहुत सस्ती है। तो ज़मीनें आप इस तरह से समझ लें कि अगर पाकिस्तान में $12,000 या $10,000 की 1 एकड़ ज़मीन है, तो यहाँ पर वही ज़मीन 1,000-1,200 में 1 एकड़ मिल जाती है। जबरदस्त सर। तो क्योंकि फॉरेनर खरीद नहीं सकता, तो इसलिए वो ज़मीन को लीज़ पर ले सकता है 50 साल के लिए, 40 साल के लिए, या 99 ईयर्स 99 साल के लिए लीज़ पर ले सकता है। लीज़ पर लेने के बाद आप वहाँ पर जो लेबर होती है तकरीबन 100 से $150 महाना पर आपको लोकल लेबर मिल जाती है। जी सर। तो इसलिए इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़मीनें सस्ती हैं, लेबर सस्ती है। तो अगर आप कॉ फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से जो बीफ है या जो मटन है वो एक्सपोर्ट होता है टर्की या रशिया को। जी सर। और रशिया एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 14 से 15 करोड़ की वो आबादी है, और उसके साथ साथ जो टर्की 7 से 8 करोड़ की ये आबादी है। और टर्की में तकरीबन सालाना 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट आ रहा है। आज़रबैजान में भी तकरीबन इस वक्त 40 से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है। तो जहाँ पर भी टूरिस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पर गोश्त की डिमांड भी ज़्यादा होती है, जी सर। क्योंकि वो टूरिस्ट जो आते हैं वो मोस्टली बीफ खाते हैं, कबाब खाते हैं, और उन्हें गोश्त ही खाना होता है, सब्जियां नहीं खाते। जी सर। तो इसलिए यहाँ पर गोश्त की डिमांड हर रोज़ बढ़ रही है क्योंकि टूरिस्ट बढ़ रहा है। उसके साथ अगर आप आते हैं तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ पर गोश्त की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि अज़रबैजान में शराब पी जाती है, लोग शराब पीते हैं, और यहाँ पर 99% लोग जो हैं वो शराब पीना इनका कल्चर है। तो इसलिए ये गोश्त भी मजबूरन खाते हैं या लाजमी इनको खाना पड़ता है। जी सर। और इसके अलावा रशिया में भी यही हाल है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर जब ज़मीन सस्ती है और लेबर भी सस्ती है, तो इसका जो काऊ फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पर भैंसें तो होती नहीं है, यहाँ पर जो है काऊ ही है। तो जिसे हम गाय कहते हैं, गाय फार्मिंग जो है, या फिर गोट फार्मिंग यानी बकरे। यहाँ पर बकरे नहीं होते, यहाँ पर जो दुम्बे होते हैं वो होते हैं, यानी दुम्बे। तो अब दुम्बे या दुम्बिया, उसका आप कह रहे दुम्बा फार्म कह लें, और उसके साथ साथ गाय का फार्म कह लें, अगर आप उर्दू में बात करना चाहते हैं। तो इसका स्कोप इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में जो गोश्त है वो मिल रहा है तकरीबन 400 450 रुपए का केजी है। ऐसा ही है तो सर। एक मनात जो है वो 100 रुपए का, तो इसका मतलब 4.5 मनात का केजी पाकिस्तान में है। यहाँ पर वही गोश्त जो है 10 मनात से 12 मनात में पर केजी पड़ रहा है, सेल हो रहा है, 12 मनात तक पर केजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मनात का पर केजी अगर गोश्त है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से डबल से महंगा है, जी सर। यानी पाकिस्तान से डबल प्राइस और उससे भी महंगा है। लेकिन ज़मीन पाकिस्तान से सस्ती है और लेबर भी पाकिस्तान से सस्ती है। जबरदस्त। ठीक हो गया। तो जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं, जब ज़मीन भी सस्ती है, लेबर भी सस्ती है, तो जानवर महंगा है, गोश्त डबल महंगा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट है। और फिर एक तो ये अज़रबैजान की मार्केट है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास टर्की की मार्केट है, बॉर्डरिंग कंट्री है टर्की। और टर्की से लोग आकर यहाँ से आपके फार्म से जिंदा जानवर भी ले जाते हैं, और उसके साथ साथ आप गोश्त भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रशिया का भी यही हाल है कि आप रशिया में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप ये काम कर कैसे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। आप इसके लिए एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि आप फार्मर हैं, तो तकरीबन $600 में एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और ये दो या दो से ज़्यादा पार्टनर ये कंपनी, एक बंदा भी रजिस्टर्ड करवा सकता है, लेकिन ये है कि 100% ओनरशिप उसकी होगी। $600 में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी।
उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका एक ऑफिस लेंगे और एक ऑफिस मैनेजर आप रखेंगे, तो ऑफिस $300-350 में ऑफिस मिल जाता है, $200 में आपको ऑफिस मैनेजर मिल जाता है। तकरीबन रेजिडेंस अप्लाई करने तक, ऑफिस लेने तक, ऑफिस मैनेजर रखने तक और कंपनी बनाने तक एक बंदे का टोटल खर्चा $1500 तक खर्चा हो जाता है। ये सारे काम यानी सिस्टम बनाने तक और कंपनी रजिस्टर्ड करने तक। जी सर। अब इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आपने ज़मीन कितनी लेनी है। आप 10 एकड़ ले सकते हैं, आप 5 एकड़ ले सकते हैं, आप 20 एकड़ ले सकते हैं, आप 50 एकड़ ले सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। सपोज कर ले हम 10 एकड़ की बात करते हैं, आपने 10 एकड़ ली है लीज पे 50 साल के लिए, जी सर। तो उसके लिए तकरीबन आपके पास $8,000-7,000 हो तो ये काफ़ी है, ठीक है? तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं। चले अगर हम उसकी परचेजिंग की बात करते हैं तो $1200 की अगर एकड़ हो तो फॉर लाइफ आप उसको ले सकते हैं 99 साल की लीज पर। तो आप ये समझ लें कि अगर आपके पास $12,000 है तो आप 10 एकड़ ज़मीन सीधी-सीधी ले लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान में 1 एकड़ आएगी, यहाँ पर जो है 10 एकड़ आ 10 जाएगी। एकड़ आए। तो उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर जो शेड वगैरह बनाने हैं काऊ के लिए या गोट फार्मिंग जिसे हम दुम्बा फार्म कहते हैं उसके लिए, तो उस शेड का खर्चा है तकरीबन $3-4 हज़ार में वो हो जाएगा। तो आपका एक फार्म जो है अपनी ज़मीन के साथ और अपने शेड के साथ तकरीबन 15 से $16,000 में ये आपका फार्म तैयार हो जाएगा। जी सर। तो अगर आपके पास टोटल बाकी बैकअप की इन्वेस्टमेंट है वो $5,000 बैकअप रख लें, $10,000 बैकअप रख लें, जी उसके सर। बाद फिर आपने जानवर डालने हैं इसमें, ठीक है? तो अगर आपके पास ये एक थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मतलब तकरीबन 25 से $30,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 25 से $30,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तकरीबन मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आपकी सारी पेमेंट जो है वापस आपको मिल जाएगी। जबरदस्त। तकरीबन 6 महीने से 8 महीने में एक जानवर तैयार हो जाता है बेहतरीन। ठीक हो और गया। उसको आप यहाँ पर ये है कि यहाँ के कसाई हजरात जो होते हैं वो जाके आपसे सेब परचेज करके ले आते हैं। उसके अलावा टर्की से लोग आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, वो जिंदा जानवर ही ले जाते हैं जी सर। और बड़े अच्छे मार्जिन पे, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे जो है ना वो सेल हो जाते हैं। तकरीबन आप समझ लें 200 से 300% मार्जिन है इसके अंदर। जबरदस्त सर। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप 25 से $30,000 इन्वेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं तो कॉ फार्मिंग या गोट फार्मिंग या दुम्बा फार्मिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत मुनाफा बख्श भी हो सकता है। जी सर, जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे को फार्मिंग करता है तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, टैक्स की जो रेशो है बाकू सिटी के अंदर जो है तकरीबन 4% है, लेकिन क्योंकि कॉ फार्मिंग या ये दुम्बा फार्मिंग के लिए आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है या फार्म है आउट ऑफ सिटी होना है, ये तो जी गांव सर। में होना है, तो वहां पर 2% टैक्स है, ठीक है? लेकिन वो आप जो अपनी कंपनी का एलएलसी का शो करेंगे एक्टिविटी, उसी पे 2% टैक्स है। जी सर। अब इसमें जो अगर आपको ऑफिशियल सारा फार्म शो करते हैं तो इसमें ये भी होता है कि लोग गांव में ज़मीन लेकर वो एक छोटा सा सेटअप तो शो कर देते हैं, लेकिन बाकी जो है उसका 80% वो शो नहीं करते और वो उसी तरह से लोकल सेटअप की तरह ही रहता है। तो आप उस पे जो है 2% टैक्स दे रहे हो और 2% टैक्स बहुत ही कम टैक्स है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है। जबरदस्त तो सर। 2% आपको टैक्स देना पड़ता है जो आप एक्टिविटी शो करते हैं उसके ऊपर। जबरदस्त सर। अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे को फार्मिंग करता है जी तो जी। उसको हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो वो पाकिस्तान से मंगवाना बेहतर है कि यहाँ से मिल जाते हैं? देखिए, आप जब कोई काम करते हैं तो आप एक टीम वर्क में काम करते हैं। अकेला कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। एक ऐसा बड़े ही। प्रोजेक्ट के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है और अच्छी टीम से मुराद होता है काबिल भरोसा लोग। तो आप शुरू में जब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने साथ अपना अजीज रिश्तेदार दोस्त या पार्टनर जो पाकिस्तानी है वो लेकर आए, जो इस काम को समझता है, या तो आप खुद समझते हो या वो समझता हो। जी सर। तो अब 2 बंदे एक कंपनी में एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो बंदा आपका वहाँ पर रहे फार्म के ऊपर। ये बाकी जो यहाँ की जो वर्कर है वो आप यहाँ पर यानी फार्म सुपरवाइजर कह लें, फार्म मैनेजर कह लें, वो आपका अपना बंदा होना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी 5 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, 10 बंदे जितने भी आपको रिक्वायर्ड है जानवरों के हिसाब से, जी सर। वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वो $150 में मंथली पर बड़ी आसानी से गाँव में आपको बंदे मिल जाते हैं, हेल्पर और वर्कर जो पूरा महीना आपके साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। जी सर। तो हेल्पर और वर्कर अगर आप यहाँ से ले तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फार्म सुपरवाइजर या मैनेजर आप अपना पाकिस्तान से लेकर आए तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। जबरदस्त सर। सर जो फार्म है वो यहाँ पे आपने बताया कि $3-4 हज़ार में बन जाता है, क्या बना बनाया भी यहाँ पे
बात होता है कि बाई चांस के किराए पे मिल जाए। नहीं, देखिए मैंने ये नहीं बताया कि 3-4 हज़ार डॉलर में फार्म बन जाता है। मैंने ये कहा कि आपकी कंपनी $1500 से $2000 में कंपनी का सेटअप बन जाता है। ऐसा ही है लेकिन सर। उसके बाद अगर आप ज़मीन अपनी लेते हैं, तो ज़मीन की कॉस्ट है, वो 10 एकड़ आप लेते हैं या 20 एकड़ आप लेते हैं, वो ज़मीन की कॉस्ट है। जी उसके सर। बाद ऊपर शेड बनाते हैं, मैंने कहा शेड बनाया 3-4 हज़ार में वो शेड बन जाता है। शेड वो बना तो बनाया मिल जी, जाता जी, है? अब ज़मीन और शेड जो है अगर आप किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं तो वो जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि फार्म हाउस आपने लॉन्ग टर्म करना होता है काम। तो इसके लिए कम से कम वो जो जगह है, क्योंकि उसमें जानवरों के चारे के लिए भी निज़ाम होना चाहिए, ऐसा ही है जानवरों का सर। आगे पूरा उन्होंने घूमना है, आगे जो चरने के लिए जाना है, वो आपका जो चरवाहा होता है या जो लोग होते हैं वो लेके जाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये तो इस तरह का निज़ाम कि आपकी कम से कम 10-12 एकड़ ज़मीन आपकी अपनी हो, जहाँ पर जानवर घूम फिर सकें जबरदस्त सर। और आप जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त कर सकें। जी अब सर। इसमें ये है कि अगर आप सिर्फ शेड किराए पे ले लेते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह से शेड उन्होंने बनाए छोटे-मोटे और आगे किराए पे दे देते हैं। किराए पे वो महँगा देते हैं, ठीक है? मसलन सपोज़ करें आपकी वो होना चाहिए $1000 का, तो वो आपको $3000 में किराए पे देंगे। तो आप वो क्यों हर साल उसका किराया भरें? आप अपना यानी उस तरह से आप एक तरह से लॉस की डील कर रहे होते हैं। तो आप अपनी ज़मीन लेकर खुद ही एक शेड बना लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जबरदस्त। बाज़ दफ़ा होता है कि कोई गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाती है सर्च करने से। जी सर। तो कोई अगर गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। लेकिन जब हम उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं ना, कि हमें इतना पैसा लगाकर इसका इतनी जो हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। जी सर। तो जब हमें पता चल रहा हो कि ये जो चीज़ है इसकी हम सही वैल्यू दे रहे हैं, मतलब ये मोबाइल है, अब मुझे पता है कि ये $400 का सपोज़ करें, जी सर। तो मैं $400 अगर इसका दे रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ इसकी फंक्शनैलिटी और ये वो और इसका कंपैरिजन दूसरे मोबाइल से भी कर रहा हूँ और सारी चीज़ों से, और फिर बाद में जब मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि इसमें जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, हर चीज़ है, उसका $400 होना चाहिए, जी सर। तो ही मैं $400 दूँगा। लेकिन दूसरा कोई मोबाइल है मतलब, तो उसका हो सकता है कि मैं कहूँ ये $100 भी मैं देने को तैयार नहीं। तो आप हर बंदा जो होता है वो जहाँ पर पेमेंट कर रहा होता है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है। जी सर। अगर उसको समझ आती है कि ये डील अच्छी है, जो बिज़नेसमैन है वो तो ये समझता है कि ये डील अच्छी है या बुरी है, तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, तो ही वो पैसा लगाएगा। जी सर। लेकिन यहाँ पर बने-बनाए शेड लेने का रुझान इसलिए नहीं है कि इन लोगों को ज़मीन की कदर और कीमत का पता ही नहीं है। आपने तो एक नाकदरे से ज़मीन ली और फिर आपको पता है कि आपने उससे क्या काम लेना है। जी सर। तो अगर इन लोगों को पता हो, तो ये खुद ही शेड बना के खुद ही ये सारा काम ना कर लें। तो ठीक हो जो गया। बंदा जिस बंदे को किसी चीज़ की वैल्यू का पता है, उसके पास हीरा है, तो वो हीरे की कदर को जानता है, तो वो खुद ही उसका कर लेगा। ऐसा ही है लेकिन सर। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके पास हीरा है, लेकिन इनको हीरे की कदर का पता नहीं, तो जिन लोगों के पास पैसा है या तजुर्बा है, वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेटर ये आप आएँ, ज़मीन लें, अपना शेड बनाएँ और काम शुरू करें, वर्कर रखें। इनको पता ही 2-3 साल बाद चले कि ये हो क्या रहा है, जी और सर। यहाँ से आप उतनी देर में अपना जो अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा चुके हो और आप बहुत आगे निकल चुके हो जब तक दूसरे लोगों को पता चले। जबरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसलिए ज़्यादा स्कोप है कि हमारी 80% आबादी जो है जी वो सर। ये ज़राअत के काम से कह लें या 60%, तो ये ऑफिशियल डाटा है, आप ये कह लें कि 60% लोग जो हैं ये खेती बाड़ी से और ज़राअत से मुंसलिक हैं। जी सर। मेरे अपने वालिद जो है फार्मर थे और हमारी अपनी कोई 25-30 एकड़ ज़मीन थी। तो बात ये है कि हम कहीं न कहीं हमारा बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हमारा गाँव से ताल्लुक़ होता है। तो 60 से 70% आबादी जो है वो मवेशी रखना, खेती-बाड़ी करना और इस सारे काम से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जी सर। तो उनके लिए फार्म हाउस बनाना या ज़मीन को इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से और ज़मीन कैसे सोना उगलेगी उन्हें बेहतर पता है। जी सर। तो हमारे भाई बहुत से, चाहे उनमें एजुकेशन की कमी हो, लेकिन उससे वो इस काम को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ज़मीन में खेती-बाड़ी कैसे की जा सकती है जी सर। और फिर जानवर जो हैं लेकर आगे किस तरह से उनको फार्म बनाकर जानवरों की देखभाल कैसे की जा सकती है और उससे फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत